हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। क्लास 9 फिजिक्स का ये चैप्टर है 11th वर्क एंड एनर्जी। इस पर एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन और वर्क वाला पूरा कंसेप्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए। ये सेकंड पार्ट है, इस पर मैं आपको एनर्जी करवाऊंगा पूरा, ठीक है। एक पार्ट और है इसका, थर्ड वीडियो और बनाऊंगा जिस पर पावर वाला पूरा आ जाएगा। तो आज हम समझेंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, एनर्जी क्या होती है। देखो, एनर्जी का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। किसी काम को करने की किसी के पास में अगर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, इसका मतलब उसके पास में एनर्जी है। जैसे हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे व्हीकल है, ठीक है। हमें पता है कि व्हीकल जैसे रन करते, वो रन क्यों करते? क्योंकि उनके इंजन में, उनका इंजन उनको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कार मूव कर रही है तो इंजन काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कार को। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फ्यूल, यानी जो फ्यूल है उसके फ्यूल टैंक में, उस फ्यूल से उसको एनर्जी मिल रही है। वो फ्यूल जब बर्न होता है तो फ्यूल टैंक में जब फ्यूल बर्न होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होती है और कार रन करती है। तो एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी किसी के पास में भी काम करने की क्षमता है। जैसे मेरे पास बोलने की क्षमता, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी में एनर्जी है। कहाँ से आई? फूड से। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक। तो ये एनर्जी, देखो, काम करने की क्षमता और काम करने की दर दो अलग अलग कंसेप्ट है। ये एबिलिटी टू डू वर्क एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क तो पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क से हमारा मतलब है कि एट वाट रेट, एट वाट स्पीड द वर्क इज डन। किस रेट से वर्क हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, दैट इज पावर। एट एबिलिटी डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखें। जैसे स्टीम है ना, जब वाटर बॉईल होता है तो स्टीम प्रोड्यूस होती है। अगर उसके ऊपर लिड है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हमने ढक्कन लगा रखा है तो वो पुश करती है नीचे से स्टीम उसको, और वो लिड जो है वहां से हटने की कोशिश करता है इस तरह से। तो वो एनर्जी है किसके पास? स्टीम के पास में। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी द लिड इज पुशिंग अपवर्ड, ठीक है। सो दैट इज एबिलिटी, दैट एबिलिटी टू डू वर्क, टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी उसके पास में एनर्जी है। तो अब एनर्जी की डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी। ये स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व। दो क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एनर्जी में कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। हमें ये नहीं कहना पड़ता कि भाई 50 जूल एनर्जी टुवर्ड्स द नॉर्थ या टुवर्ड्स द साउथ या टुवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से, ठीक है। ये तो फोर्स जैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है हमको, इसी तरह से जैसे डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। जूल इज द ऐसा यूनिट, ध्यान रखो। और भी बहुत सारी यूनिट होती है इसकी, है ना, जिसके बारे में हम अभी करेंगे डिस्कस। ऐसा यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। इन सीजीएस, अगर ये एमकेएस में, अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें ना तो इसकी एक यूनिट और होती है जिसका नाम है अर्ग, ERG, अर्ग। अर्ग इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग एनर्जी होती है। देखो, वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज है, दोनों की सेम यूनिट होती है। क्यों होती है? द यूनिट ऑफ वर्क एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। दोनों की सेम यूनिट क्यों होती है? बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। बिकॉज दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर इंटर कन्वर्टिबल, मीन्स 100% वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड 100% एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। पूरी की पूरा एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। फोर्स या मीडिएटर का काम करता है, इसलिए दोनों की सेम यूनिट होती है, ठीक है। और यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। जूल इज द ऐसा यूनिट। अब देखो, वर्क का फॉर्मूला ये होता है W इज इक्वल टू FS। तो यहाँ वर्क की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो एनर्जी का भी यही फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। F इंटू एस। F क्या है? फोर्स है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, यानी एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और वर्क जो फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर को ही हम कहते हैं जूल। व्हाट इज जूल? जूल इज न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर को हम बोलेंगे 1 जूल, ठीक है। तो जूल इज न्यूटन मीटर, ओके। अब देखो, कुछ इसकी दूसरी यूनिट और होती है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक बड़ी यूनिट है जूल की, बड़ी यूनिट है किलो। किलो का मतलब होता है 1000 हमेशा। किलो मीटर 1000 मीटर, किलो जूल 1000 जूल, इस तरह से। किलो में मतलब 1000। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते। एक कैलोरी भी यूनिट होती है जो हम
हमारी एनर्जी बॉडी के कंसेप्ट में जो हम एनर्जी फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए हम किलो कैलोरी और कैलोरी वर्ड काम में लेते हैं। किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है, 1000 कैलोरी इन 1 किलो कैलोरी। तो 1 कैलोरी में जूल कितने होते हैं, ऐसा यूनिट से कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, है ना, ये जूल से बड़ी यूनिट होगी। 1 कैलोरी में कितनी जूल एनर्जी होती है, 4.186, यानी हम इसको 4.2 कह सकते हैं अप्रोक्स में, 4.2 जूल। 1 kWh, देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ये आएगा हमारे 10th में भी है, यही चीज सेम रहने वाली है। किलोवाट आवर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो हम कंज्यूम करते हैं और जो मंथली हम बिल पे करते हैं, उस बिल में जो एनर्जी कंजप्शन आता है ना, वो किलोवाट आवर में आता है, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं, है ना, कि कितना यूनिट इस बार का बिल आया, मतलब कितने यूनिट हमने एनर्जी कंज्यूम करी है, वो यूनिट जो है ना, दैट यूनिट इज kWh, किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कमर्शियल यूनिट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, kWh, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 kWh में 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये भी हमें वहां निकालना, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। 1 kWh में 1 किलोवाट आवर में यानी 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं, ये भी याद रखना। एक देखो ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वली होती है जूल में। भाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम, सी होती है वहां पर चार्ज की यूनिट, कुलाम होती है। लेकिन जब यहाँ पर कुलाम की जगह जे आ गया जूल, तो इसको हम बोल देंगे 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ एनर्जी की अलग अलग यूनिट है। अब हम फॉर्म्स की बात कर लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी एक्सिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन अवर एनवायरमेंट और इन अवर सराउंडिंग। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी हमें देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होती है। केमिकल एनर्जी जनरली जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जितने भी फ्यूल जो बर्न होते हैं ना, सब फ्यूल के पास में केमिकल एनर्जी होती है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, CNG, इन सब फ्यूल के पास में केमिकल एनर्जी होती है। हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, एनर्जी बाय द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि हम उससे कुछ वर्क डन करवा सकते हैं, तो वो हीट एनर्जी हो जाएगा, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। इसी हीट एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है, जहाँ से कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर कोल को पहले जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को फिर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी है ना, ये जो लाइट की एनर्जी है, बल्ब के पास जो एनर्जी है, सन के पास जो एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है, विच कॉजेज सेंसेशन इन अवर आईज, है ना, जिसकी वजह से हमारा विजन है, जो हमारी आंखों में सेंसेशन करती है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, है ना। वी कैन ओनली सी द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज ए लाइट सोर्स। अगर लाइट सोर्स नहीं है तो हम चीजों को देख नहीं सकते। तो ये वो एनर्जी है जो हमारी आईज को सेंसेशन करती है, यानी आईज में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, विच मेक्स आवर आईज इनेबल टू सी द थिंग्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। जब कोई कंडक्टर होता है, जैसे वायर है, कॉपर वायर है ना, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब उनको हम बैटरी से जोड़ते हैं, या जो हमारे घरों में आ रही है लाइन, उसमें जब हम वायर्स को जोड़ते हैं, कोई एपरेटस रन करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने पर जो एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा कि हर एक एटम के सेंटर में एक सेंटर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हमें पता है। तो न्यूक्लियस के पास में भी एनर्जी होती है, और कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके न्यूक्लियस में बहुत सारी एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, यानी फ्यूजन और फिजन, दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। इन रिएक्शंस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज आउट होती है। तो वो जो एनर्जी है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हैं हमारे इंडिया में भी, बहुत सारी जगह और सब कंट्रीज में है। तो वहां पर हम इन न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो ये जगह जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हुए हैं, जैसे तारापुर महाराष्ट्र में है ना, रावतभाटा में है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में है, काकरापार है, नरोरा यूपी में है। ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट्स बने हुए हैं। तो इसमें जो एटम होते हैं जिनकी न्यूक्लियस एनर्जी लेते हैं, उसमें जैसे थोरियम है, यूरेनियम है, कुछ ऐसे एटम्स आएंगे, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे, यही है हमारे इसमें सिलेबस। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ ए मशीन। किसी मशीन की जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो किसी मशीन के पास में देखो, किसी मशीन के पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो सकती है। तो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी
एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो अब इसी मैकेनिकल एनर्जी की हम चर्चा करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक, काइन वर्ड का मतलब होता है मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और उस वजह से उसके पास में कुछ एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। तो चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइन मींस मोशन, सो एनर्जी बाय मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास में मोशन में होने की वजह से एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। बाय virtue ऑफ इट्स मोशन द एनर्जी possessed by an object, by virtue of its motion the energy possessed by the object due to its motion, due to that कि object is in motion। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर ये मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से ये कुछ वर्क परफॉर्म कर सकता है। एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई मूविंग कार है तो वो कुछ वर्क डन कर सकती है, ठीक है। जैसे हथौड़ा, हैमर जो है ना वो मोशन में है तो कील को वुड के अंदर तक पियर्स करा सकता है, उसको अंदर तक धसा देगा। तो वो मोशन में होने की वजह से उसके पास एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। इसी तरह से रनिंग एथलीट वो रन कर रहा है मोशन में, इस वजह से उसके पास में एनर्जी है। अगर वो किसी से टकरा जाएगा तो उसको गिराएगा, है कि नहीं। इसी तरह से फ्लोइंग वाटर, उसके पास में एनर्जी है। ब्लोइंग विंड है, ब्लोइंग विंड से विंड मिल रोटेट होती है, बिकॉज ब्लोइंग एयर हैव एनर्जी, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। सो किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे क्रिकेट बॉल है, अगर वो स्टेशनरी है तो क्या वो विकेट को हिट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन जब वो मोशन में होती है बॉल और जब वो विकेट पे लगती है तो वहां से विकेट हट जाते हैं जगह से, है ना। होता है क्रिकेट में, हम देखते हैं। इसी तरह से अगर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है या कोकोनट है, अगर उसके नीचे किसी का सर आ गया तो बहुत सारा, है ना, वर्क डन हो सकता है वहां पर, कहने का मतलब समझ रहे हो आप। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से उसके पास में जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी possessed by an object due to its motion, ये कुछ एग्जांपल है। रनिंग कार, फ्लाइंग, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, ए बुलेट इन मोशन, वर्क डन हो सकता है, ए रनिंग एथलीट। ये सारे एग्जांपल है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में है तो मेजर कैसे करेंगे कि भाई इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म वर्क। If the object is fast moving, it can do more work. If the object is comparatively slow to this object, then it also perform work, but the amount of work will be less than this. It means faster object can perform more work. जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रेवल कर रहा है उतना ज़्यादा वर्क वो डन कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि कितना वर्क डन होगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसका कैसे मेजर करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है E काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv²। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी कैसा पता चलेगा? तो ये पता ऐसे चलेगा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ठीक है। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई फुटबॉल है, वो पहले स्टेशनरी है, रेस्ट में है, अब वो मोशन में है और मोशन में होने की वजह से उसके पास में एनर्जी है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी है उस फुटबॉल के पास में, ये कैसा पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा कि उस फुटबॉल को उस स्पीड में आने के लिए, जितनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रही है, उस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए उस फुटबॉल पर कितना वर्क डन किया है। वर्क इक्वल टू एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों बराबर है। तो उस फुटबॉल को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, यानी उतनी स्पीड एक्वायर करने के लिए जितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, जितना वर्क डन किया है ना, वो वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी है। एक कार है, वो रेस्ट में है, ठीक है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि मोशन में ही नहीं है। अब वो मोशन में आ गई और मान लो उसकी स्पीड या वेलोसिटी कह लो 30 किलोमीटर पर आवर है। कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई इसकी? हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी? कैसे करें, कैसे पता चलेगा? काइनेटिक एनर्जी से मतलब यहाँ पर यह है कि उस कार की स्पीड को 0 से 30 किलोमीटर पर आवर तक करने के लिए उस कार के इंजन ने कितना वर्क डन किया है। अगर वो वर्क डन हम निकाल लें तो वो वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी? वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी टू एक्वायर दैट वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मान लो कार ऑलरेडी मोशन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हमने उसकी स्पीड इंक्रीज की और 30 से वो स्पीड इंक्रीज होकर हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब कार की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो पहले जितना काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, और अब जो काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, डिफरेंस अगर इनका निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय द इंजन टू एक्वायर दैट स्पीड और टू इंक्रीज दैट वेलोसिटी। 30 से 60 किलोमीटर
उसकी स्पीड को करने के लिए उसके इंजन ने कितना वर्क डन किया, जितना वर्क डन उसके इंजन ने किया वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, यानी उसकी एनर्जी में इतना चेंज हुआ। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले को निकालते हैं कि कैसे हाफ mv² आया, यानी काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम मेजर करेंगे वो हम देखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम डिराइव करेंगे। अभी हमने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतनी इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क डन किया गया है ना उसके इक्वल हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन दैट बॉडी टू एक्वायर दैट वेलोसिटी। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू FS होता है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये दो चीजें निकालनी है, आप फोर्स लेकर आ जाओ यहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट लेकर आ जाओ, इन दोनों की वैल्यू रखो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा, और जो वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। अब हम यहाँ पर एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी पोजीशन A है और ये इसकी पोजीशन B है। सपोज इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसके U कितनी है, 0 है, U 0 है, इनिशियल वेलोसिटी U इज 0। अब इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, जैसे एक कार है या कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, एक फोर्स इस पर अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई होने से ये ऑब्जेक्ट A से पोजीशन B पर आ गया और इसने S डिस्टेंस कवर की या S डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसकी वेलोसिटी जो पहले U थी, क्योंकि अब ये फोर्स अप्लाई होने से मोशन में आ गया और इसकी वेलोसिटी U से V हो गई, तब इस केस में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर की, S की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, समझ में आया आपको। सपोज इनिशियली द बॉडी A इज एट रेस्ट, सो U इज 0, द फोर्स F अप्लाइड ऑन इट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम U टू V, 0 से कुछ होगी जो भी हुई उसकी, एंड इट कवर S डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देन S डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई हम अगर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से थर्ड इक्वेशन लगाए, v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर v की वैल्यू आएगी लेकिन u की 0 है, v की कुछ वैल्यू होगी लेकिन इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो u पर को हमने यहाँ पर लिख दिया 0। तो v² माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो v² सीधा सीधा किसके इक्वल हो गया, 2as के इक्वल हो गया। अब यहाँ से हमें s की वैल्यू अगर निकालनी हो तो s का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, भाई s को मैं इधर रखता हूँ, 2a को इधर लाता हूँ, तो ये इनटू में है तो इधर आके डिवाइड में v² अपॉन 2a, ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, f और s की वैल्यू आ चुकी है, अब f की वैल्यू और लेके आनी है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, f का फॉर्मूला ma होता है, तो ये आ गया हमारे पास में फोर्स की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, w इज इक्वल टू fs, f की वैल्यू रख देंगे और s की वैल्यू रख देंगे। w इज इक्वल टू fs, f की वैल्यू कितनी है ma, और s की वैल्यू कितनी है, ये आई हमारे पास v² अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो इस a से ये a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, mv² अपॉन 2। mv² अपॉन 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 mv²। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv²। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तब आपको फॉर्मूला है ना यहाँ पर चेंज करना, और कौन सा फॉर्मूला लगाना, तब ये फॉर्मूला जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना, तब ये फॉर्मूला E के एनर्जी के मतलब काइनेटिक, E के इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। ठीक है, ये फॉर्मूला करना है आपको, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो v² पहले वो सपोज कि पहले 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, अब 60 किलोमीटर पर हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो 60 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, 30 इज द डिफरेंस, तो वेलोसिटी लेनी है यहाँ पर हमको। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जो फाइनल है वो लेनी है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो हमें डिफरेंस लेना है कि कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। कोई ऑब्जेक्ट पहले से भी मोशन में हो सकता है, उसकी कुछ ना कुछ u की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ है, तब फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। जब ऑब्जेक्ट का u 0 नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन, ऑलरेडी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई तो चेंज हुआ ना काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तभी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई। हाउ मच इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, फाइनल में से आप इनिशियल माइनस कर दो, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। तब ये फॉर्मूला यूज करना है जब u 0 नहीं हो तब। तो ये डेरिवेशन इसकी आ गई। अब देखो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस इक्वेशन से, भाई ये जो इक्वेशन है ना ई के इज इक्वल टू हाफ mv², इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ v इज केप्ट कांस्टेंट। अगर v को कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, यानी मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी।
If we increase the mass of the object, then kinetic energy also increases. If we decrease the mass of the object, kinetic energy also decreases. तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका मास ज़्यादा है। मान लो एक बस है और एक ट्रेन है, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड सेम है, यानी v की वैल्यू सेम है, लेकिन मास किसके इंजन का ज़्यादा है? बस के इंजन का कि ट्रेन के इंजन का? ट्रेन के इंजन का। तो जो ट्रेन से टकराएगा उसको ज़्यादा एनर्जी फील होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? ट्रेन की। दूसरी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से क्या मिलती है कि ई काइनेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ v इफ m इज कांस्टेंट। मान लो m कांस्टेंट है, दो बस है, दोनों की मास सेम है, सपोज एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी v ज्यादा है, और क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। v अगर जीरो है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, तब तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी एनर्जी होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि m कभी जीरो नहीं हो सकता। भाई ई के की वैल्यू जीरो कब आ सकती है मुझे बताओ आप? जब m की वैल्यू जीरो तब, या फिर v की वैल्यू जीरो हो तब। या जीरो इंटू वी करेंगे तो जीरो आ जाएगा, या अगर मान लो v की वैल्यू जीरो है तब जीरो इंटू ये करेंगे तब भी ई काइनेटिक जीरो आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो जाए, तो v जीरो होने पर तो जीरो होगी, अदरवाइज उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो ये एग्जांपल करते हैं 11.3 पेज नंबर 151 बुक में से एग्जांपल है, इसको करते हैं। देखो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला रखो और वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करो सबसे पहले इसको पढ़ के समझ लो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले गिवन करके लिखना चाहिए हमें, तो गिवन करके हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। देखो एन ऑब्जेक्ट मास 15 kg, पहली बार यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है 15 kg। kg क्या होता है? मास होता है। तो m इज गिवन, m इज 15 kg। ठीक है, आगे देखते हैं। मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में हमेशा वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है। मीटर पर सेकंड स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो v की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। पूछा क्या है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? ई के पूछा है। ई के को हमें इसको क्वेश्चन मार्क लगा के लिखो। तो अब फॉर्मूला रखो सबसे पहले, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यू रखो सीधा सीधा, देखो 1/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 kg, इंटू वी की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। अब इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, 4 मीटर पर सेकंड इंटू 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो मास के ऐसा यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। ऐसा यूनिट में ये कोई दिक्कत नहीं है, जब ये दोनों ऐसा यूनिट में तो ये भी ऐसा यूनिट में आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ई के की ऐसा यूनिट क्या होती है? ई काइनेटिक की ऐसा यूनिट होती है जूल। तो ये जूल में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो इसको सोल्व करते हैं। ये नीचे डिवाइड बाई 2 है केवल, और बाकी सारी चीज़ें ऊपर में ही इंटू है। तो ये 2 से 4 को हम काट देते तो 2 बार कैंसिल कर देते इसको। अब देखो क्या हो गया, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। सो 120 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 11.4, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 बार 3 बार पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर गिवन करके जो वैल्यू हमको दी हुई है वो रखना है, जो निकालनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क रखना है, फिर देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो गिवन वैल्यू और जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है इसमें क्या रिलेशनशिप है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, उस हिसाब से। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। किसी कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए कितना उस पर वर्क डन करना पड़ेगा, यानी इंजन को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर कार की वेलोसिटी हमें इंक्रीज करनी है 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, और कार का मास इतना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि एक 1500 किलोग्राम की 1500 kg की एक कार है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसको 60 किलोमीटर पर आवर करना है, तो इंजन को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो रेस्ट में नहीं है तो उसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो पहले है उससे और कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना वही वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज, और चेंज हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। ठीक, ये क्वेश्चन हमको, ये वैल्यू हमको गिवन है। अब देखो आपको देखना है कि क्या सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में है, तो आपकी जो पूछिए वो वैल्यू भी ऐसा यूनिट में आ जाएगी, नहीं तो पहले आपको यूनिट चेंज करना है। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम में गिवन है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो किलोग्राम में है, लेकिन यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 किलोमीटर पर आवर,
वेलोसिटी जो दे रखी है, स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में, और इसकी स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है और आवर को सेकंड में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो यहाँ ऊपर किलोमीटर को तो इंटू 1000 कर देंगे, नीचे क्या है पर आवर मतलब डिवाइड बाई 1, यहाँ 1 है इसकी वैल्यू, तो 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं, 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, 60 इंटू 60। किलोमीटर पर आवर को आपको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप सीधा सीधा 5/18 कर दो, क्योंकि इनकी वैल्यू 5/18 ही आएगी। कैसे आएगी, देखो ये 1020 से ये 20 कैंसिल, क्या बचा 10/6 इंटू 6, 6 इंटू 6 क्या होता है 36। तो 10/36 को अगर हम और सोल्व करें तो देखो 5 2 के टेबल से और ये 18, तो 5/18 आ जाएगा। तो सीधा सीधा 5/18 कर दो, 35/18। इसी तरह से 60 को कन्वर्ट करेंगे तो 60 को भी 5/18 से इंटू कर दो। 30 इंटू 5/18 करने पर आंसर आया 150/18। थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। 6 की टेबल से 6 3 जा 18 और ये हो गया 25। तो ये तो हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड। कौन सा, इनिशियल u, ठीक है। और फाइनल v कितना हो गया, फाइनल v हो गया इस कैलकुलेशन से 50/3 मीटर पर सेकंड। अब हम निकालेंगे इनकी फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v लेनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में आपको इनिशियल वेलोसिटी u लेके कैलकुलेशन करनी है। हाफ mv² ले लिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ इंटू m की वैल्यू है 1500 kg लिख दी, v की वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 60 क्या आया 50/3। इसका स्क्वायर करना है क्योंकि v स्क्वायर होता है, तो इसको 2 बार इंटू में लिखना है, यानी 50/3 इंटू 50/3। अब देखो ये 3 की टेबल से 15 को काट सकते हैं हम, 5 3 जा 15, आगे क्या बचेगा 20500। ये 2 से इस 50 को काट देते हैं 25, है ना, नीचे 3 बचा, ऊपर क्या रहा 500 इंटू 25 इंटू 50/3। तरह से इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, एम यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर यू की वैल्यू हमारे पास में 30 है, 30 किलोमीटर ये वाली सॉरी 25/3, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया ना, इसलिए 25/3। तो अब इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 इंटू मास आ गया, और ये इसका स्क्वायर 25/3 इंटू 25/3 मीटर पर सेकंड। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है जूल। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में आ गई ये, ठीक है, 2,08,416.6, ठीक है, 2,08416.6 जूल। इसी तरह से हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में आंसर आ गया ये 52,041.7 जूल। दोनों का डिफरेंस निकालना है, वही तो वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, ये फाइनल है, इसमें से इनिशियल को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला 1,56,375 जूल। इतना डिफरेंस है। सो ये डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1563.75। सो वर्क डन बाय द कार, बाय द इंजन ऑफ द कार इज this much 1563.75 जूल। नेक्स्ट देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 152 पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, जिसका मास m है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। What will be its kinetic energy when its velocity is doubled and become 3 times? यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको जब इसकी वेलोसिटी को हम डबल कर देंगे और 3 टाइम कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। अभी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी डबल कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड, और ट्रिपल 3 टाइम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। अब देखो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें चाहिए हाफ mv²। अगर हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो v को 5 की जगह 10 कर देंगे, और ट्रिपल कर देंगे तो v को 5 की जगह 15 कर देंगे। लेकिन m की वैल्यू नहीं है ना यहाँ पर, तो पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। जब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है उस हिसाब से m की वैल्यू कितनी है, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है उस टाइम हम इसका m निकाल लेंगे। तो अब देखो m निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ई काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पर हमने ई काइनेटिक की वैल्यू रख दी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 25 जूल इज इक्वल टू 1/2 हाफ इंटू मास इंटू वी का स्क्वायर यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। देखो 5 इंटू 5 तो हो गया 25, और ये 1/2 इसके यहाँ पर मैंने लिख दिया 25/2 m इज इक्वल टू 25 जूल। m को मैं इधर रख लेता हूँ, 25/2 को इधर लेके आ जाता हूँ, ये इधर इंटू में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 25/2 ये पूरा यहाँ m के साथ इंटू में है ना, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 25 अपॉन डिवाइड में लिखेंगे 25/2 को, तो 25/2 का 2 ऊपर चला जाएगा।
तो देखो 25 से 25 कैंसिल, 2 इज़ द m, मास इज इक्वल टू 2 kg। अगर ऐसे नहीं सीधा फॉर्मूले में रख के निकालो ना, देखो 25 जूल कब आ जाएगा, हाफ mv² होता है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी 25 जूल। तो हमें इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 25 आनी चाहिए। देखो 1/2 इंटू एम की वैल्यू है नहीं, v की वैल्यू हमारे पास में 5 है, स्क्वायर है तो 5 इंटू 5। अब आप सोच के देखो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया 1/2 इंटू एम इंटू 25। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए 25 होना चाहिए। तो 25 कब आएगा बताओ, अभी तो 1/2 है ना, तो ये डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर m की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 25 आंसर आ जाएगा ना, तो m इज़ 2। ठीक है, चलो अब हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं जब इसकी वेलोसिटी डबल और ट्रिपल हो। तो देखो ई काइनेटिक बराबर फॉर्मूला होता है ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब हमें क्या करना है 1/2 इंटू एम आ ही गया हमारे पास में 2 kg, v को डबल करना है यानी 10 करना है, तो 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 10 मीटर इंटू 10 मीटर पर सेकंड, है ना। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो इस बार इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 100 जूल। देखो वेलोसिटी डबल करते ही काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया 25 से 100, कितना टाइम है 4 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी v के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, v का स्क्वायर है यहाँ, इसलिए। अब जब हम इसकी वेलोसिटी ट्रिपल कर देंगे तब देखो 1/2 इंटू 2 kg इंटू ट्रिपल होती है कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड इंटू 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 15 कितना होता है 225। ठीक है, तो ये इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट अलग वीडियो लेकर आ रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, इस पर कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, कोई भी क्वेश्चन आपका है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिले। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल का लिंक शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।